जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विजय बहादुर गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल विजय क्लास ग्रुप 29 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सीटेट द्वितीय प्रश्न पत्र का सामाजिक अध्ययन। आज हम लेकर चलेंगे सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है प्यारे भाइयों एवं बहनों कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है। वात दिग्दर्शी, वात मीन्स होता है हवा। हवा दिग्दर्शी का प्रयोग किस चीज़ को मापने में करते हैं? वायु का वेग या वायु दाब या वायु दिशा या वायु तापमान। तो आंसर हो जाएगा इसका प्यारे भाइयों, वात दिग्दर्शी का प्रयोग वायु की दिशा मापने में किया जाता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न आपका 32 यहाँ पर क्या कह रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सी आपकी परत है जो रेडियो संचरण के में क्या करती है, मदद करती है। तो कह रहा है समताप मंडल, समताप मंडल होगा कि मध्य मंडल होगा कि वायुमंडल होगा कि बहिर्मंडल होगा। तो देखिए रेडियो तरंगे जिसमें संचरण करती हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वह आपका होता है वायुमंडल होता है। क्या होता है? वह वायुमंडल होता है, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं आयन मंडल के नाम से भी हम जानते हैं। चाहे इसको वायुमंडल कहें या हम इसको एक नाम से और जानते हैं आयन मंडल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। प्यारे भाइयों बहनों जानते रहिएगा, आयन मंडल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। कह रहा है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों के क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। कह रहा है कि इसमें क्या करना है, पृथ्वी का जो परत है उसके अनुसार क्या करना है, हमें पहचानना, आंतरिक से बाहर की तरफ हमें क्या करना है, पहचान करना। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 लेयर है, सबसे अंदर, फिर उसके बाद, फिर उसके बाहर, सबसे बाहर। सबसे बाहर आपका भूपर्पटी होता है। तो ऑप्शन चौथा आपका मतलब कि ऑप्शन क्या बनेगा, मतलब कि चौथे नंबर पे आपका क्या होना चाहिए, भूपर्पटी होना चाहिए। आप यहीं से भी समझ सकते हैं। और सबसे अंदर का क्या होता है, क्रोड होता है। तो देख लेते हैं हम कौन से ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, आंतरिक क्रोड और परपटी या भूपर्पटी। तो सबसे अंदर हमने कहा क्रोड, तो आंतरिक क्रोड आपका पहले तीसरे में है और क्या है, चौथे ऑप्शन में है। लेकिन अगर हम चौथे नंबर की बात करेंगे तो मेंटल है और परपटी है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा आंतरिक क्रोड और परपटी। तो मतलब कहने का चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या कहलाएगा आपका, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और परपटी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 34 कह रहा है कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों को देखना है। तीनों एक दूसरे के क्या है, 90 अंश के कोण पर है। किस चीज़ पर है? इस तरह से तीनों एक दूसरे की 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो अब इसमें कह रहा है पहचान कर क्या बताना है कि ये तीनों क्या है। सूर्य ग्रहण को दर्शा रहा है या चंद्र ग्रहण को दर्शा रहा है या बृहद ज्वार भाटा को दर्शा रहा है या लघु ज्वार भाटा को दर्शा रहा है। तो आप चित्र को यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब क्या करेगा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ये 90 अंश का कोण बनाएंगे, उस समय हमारा क्या होता है, लघु ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? लघु ज्वार भाटा आता है। और जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक दूसरे के सीध में हो जाएंगे तो उस समय हमारा क्या बनेगा, बृहद ज्वार भाटा बनेगा। लेकिन इस ऑप्शन में आपका क्या बनेगा, लघु ज्वार भाटा हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न आपका यहाँ पे 35 कह रहा है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जब नदियाँ मैदान में जाती हैं, प्रवेश करती हैं, तो वह क्या होती है, मुड़ जाती हैं और बड़े मोड़ बनाती हैं। तो ऐसे मोड़ को क्या कहते हैं? तो कह रहा है क्या, तटबंध कहते हैं। तटबंध मतलब होता है तट को बांध कर रखना। बाढ़ का मैदान कहते हैं, मैदान माने बहुत हो जाएगा। चाप झील कहेंगे या विसर्प कहेंगे। तो ऑप्शन इसमें से ही बनेगा, तीसरे चौथे में से प्यारे भाइयों। तो ऑप्शन हो जाएगा विसर्प हो जाए, क्या हो जाएगा, विसर्प हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 36 कह रहा है कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। तो देखिए जब आपदा आएगा, अगर जल आपदा आया तो वहाँ हम क्या करेंगे, रेल मार्ग तो जा नहीं सकेगा, सड़क मार्ग हो सकता है जल आपदा से कट जाए। ठीक है, जल आपदा में जल मार्ग का हम मान लीजिए प्रयोग तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वहाँ पे आग लग गई हो तो हम कैसे क्या करेंगे, हम जल मार्ग का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा आपका
वायु मार्ग हो जाए। क्या हो जाएगा? वायु मार्ग हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न 37 आपका क्या कह रहा है भाइयों कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है कहलाती है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित है कहलाती है। क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन कह रहा है 37 में कि नगरीय भूगोल कहलाती है, जैव भूगोल कहलाता है, जनसंख्यांकिकी भूगोल कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। बात ध्यान से समझिए कि यहाँ पर बात कर रहा है जनसंख्या की, कह रहा है जनसंख्या के हिसाब से आपका ऑप्शन हमें बताने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे जनसंख्यांकिकी भूगोल बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 38 की तरफ। 38 क्या कह रहा है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश आपका क्या होता है, इंडिया का मैप यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपका यह सिरा हो जाएगा आपका, ठीक है, गुजरात का, और यहाँ पे इस तरह का जो सिरा आपका बनता है वो आपका क्या बन जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगी। मान लीजिए इंडिया का मैप हो गया, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया? गुजरात हो गया। अब क्या कह रहा है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो ये बात आपका सत्य है, 2 घंटे बाद होगा। अब कारण क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। कह रहा है जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वह गुजरात की तुलना में क्या है? ऊंचे अक्षांश पर है। तो आपका यह भी कथन सत्य है, जो अरुणाचल प्रदेश है वह गुजरात की तुलना में क्या है? उच्च अक्षांश पर है। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, दोनों सही है। तो क्या बनेगा? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? 38 में आपका ऑप्शन जो बन जाएगा यहाँ, लेकिन आपका हाँ, तो एक चीज़ है इसमें, हाँ, और दोनों ही सत्य हैं, लेकिन जो है कि यहाँ पे क्योंकि सूर्य 2 घंटे बाद आपका अस्त होता है वहाँ पे, पर यह क्या है कि उच्च अक्षांश की वजह से ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ऊंचा वहाँ पे ऊंचाई है इसलिए वहाँ पे आपका क्या है बाद में अस्त हो रहा है, यहाँ पहले ऐसा कारण नहीं है, ठीक है, ये दूरी का परिवर्तन का कारण है। इसलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन जो यहाँ होगा दोनों सत्य होंगे, लेकिन जो कारण है वह क्या करेगा? अभिकथन या कथन की व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है, को स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दूसरा बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 39 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है आपका? तो कह रहा है ईंधन है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा है, कोयला है। गैर परंपरागत स्रोत का मतलब है वह स्रोत जिससे हम क्या करते हैं? किसी एटमॉस्फेरिक चीज़ों से हम प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपका गैर परंपरागत स्रोत का मतलब होगा जिससे हम बार बार क्या करें? यूज कर सकें, एक बार यूज करने पर फिर हमें न प्राप्त हो। तो हम जानते हैं ईंधन यूज करेंगे जल जाए, फिर हम ईंधन नहीं प्राप्त कर सकते। प्राकृतिक गैस जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका एलपीजी सीएनजी हो गया एक बार यूज करेंगे। इसके बाद कोयला भी एक बार हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत में आपका क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। कह रहा है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? टैंकों और तालाबों में, टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हार्टिकल्चर, सॉरी विटीकल्चर, हार्टिकल्चर या पीसीकल्चर। तो 40 का जो ऑप्शन बनेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर हो जाएगा आपका पीसीकल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीसीकल्चर बन जाएगा। चलते हैं भाइयों प्रश्न नंबर 41 की तरफ। कराक स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थली भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल का एक सकरा भाग मतलब क्या होता है? जो 2 बड़े बड़े स्थली भागों को जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं, द्वीप कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। स्थल है आपका एक भाग, सकरा 2 बड़े बड़े स्थली भागों को ही जोड़ता है। जब स्थल स्थल को जोड़ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? आप उत्तर यहाँ जान ही गए हैं कि आपका ऑप्शन बन जाएगा स्थल संधि बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? कह रहा है कि इसमें कौन सा महाद्वीप है जो आकार में सबसे छोटा है? 42 का आपका ऑप्शन बताना है। ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है। तो यहाँ पर आकार में जो सबसे छोटा महाद्वीप है आपको बताना है कि आंसर में कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बन जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपका वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ।
कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। क्या शामिल है आपको ऑप्शन बताना है। तो देख लीजिए सामाजिक विज्ञान में आपके 4 ही विषय शामिल हैं, उसके नाम बता दे रहे, आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। इतिहास है, भूगोल है और आपका अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है। ये 4 विषय आपके क्या है उसमें शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। कह रहा है आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। आगमनात्मक अधिगम आपका जो है किसका विरोधाभासी है। तो आपको ऑप्शन बताना है। व्याख्यानात्मक शिक्षण का है, संरचनात्मक शिक्षण का है, प्रशिक्षण का, अनुकरण का है, निपुणात्मक अधिगम का है। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा वह पहला हो जाएगा प्यारे भाइयों, क्या बन जाएगा, व्याख्यानात्मक शिक्षण हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। करा दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी को पढ़ना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, कह रहा है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देता है। यह कह रहा है फिर यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो दोनों को पढ़िए, अब इसमें कौन सही है उसके बारे में आपको बताना है 45 में। तो कह रहा है ए सत्य है और बी असत्य है, ए असत्य है और बी सत्य है, ए और बी दोनों असत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। तो देखिए आलोचनात्मक सोच जो है मतलब हम किसी चीज़ की आलोचना करते हैं तो क्या होता है, निर्माण, विचार, अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, ये आपका सत्य है। और फिर क्या करें, दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने में, आलोचनात्मक सोच से हम क्या करेंगे, दूसरे के तर्क को तो समझ सकते हैं, विश्वास को हम नहीं समझ पाएंगे भाई विश्वास कैसे करें या ना करें। जैसे कोई हमारी बुराई कर रहा हो हम उसके तर्क को तो समझ सकते हैं लेकिन विश्वास को हम कैसे समझेंगे। तो ऑप्शन इसमें आपका जो बन जाएगा 45 में वह बन जाएगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पहला ऑप्शन बन जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। कह रहा है कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, कह रहा है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए संख्यानात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो आपका 46 में ऑप्शन क्या बनेगा, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य का मतलब खुद से हम जो अनुभव करते हैं, तो हो जाएगा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा पहला नंबर। चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, क्या चीज़ हैं। तो कह रहा इतिहास है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है। तो आपका 47 का ऑप्शन क्या बनेगा, भौतिक विशेषताओं का रहा है। भौतिक माने भौतिक जगत हो गया, इसकी विशेषताओं के बारे में कर रहा है। तो ऑप्शन आपको यहाँ सोचना है, नहीं मार देना तुरंत उठा करके सटाक से भूगोल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 48 की तरफ। कह रहा स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का किस प्रकार का स्रोत है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, प्राथमिक और तृतीयक दोनों है। तो 48 का जो ऑप्शन बनेगा, समाचार पत्र क्या होता है, द्वितीयक स्रोत होता है। अगर हम किसी चीज़ को डायरेक्ट हम क्या करते हैं देखते हैं तो आपका प्राथमिक स्रोत होता है, तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। करा सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। कह रहा है जो सीखने में असक्षम शिक्षार्थी हैं वो किस प्रकार अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, अनन्य भाव से, विशेष रूप से, समावेशी रूप से, आधुनिक रूप से। तो 49 में आपको ऑप्शन बताना है। भाई जो सीखने में असक्षम है वह दूसरे विद्यार्थियों के साथ क्या करेगा, सीखने का प्रयास करेगा। तो उस प्रयास को हम क्या नाम देंगे, समावेशी नाम देंगे। क्या नाम देंगे, समावेशी नाम देंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। प्रश्न 50 कह रहा है निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया। कह रहा है सिद्धांत बताना है किसने दिया है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। कह रहा है कि सभी बच्चे जो हैं विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं।
लेकिन विभिन्न दरों से, मतलब कह रहा है विकास के तो समान अनुक्रम से गुजरते हैं, मतलब विकास के जो चरण होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, कोई जल्दी विकास करता है, कोई बाद में करता है। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो कह रहा है शिक्षक को क्या करना चाहिए, कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे, मतलब किसी विशिष्ट विशिष्ट बच्चों और छोटे बच्चों की गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, कह रहा है सी एल आगडेन है, डी पार्सेल है, जे एच बेल है, जे पियाजे है। तो ऑप्शन आपका 50 में यहाँ बन जाएगा। ऑप्शन आप सब जान ही गए होंगे, किसका नाम यह हो जाएगा, जे पियाजे हो जाएंगे, मतलब कि जीन पियाजे हो जाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत योजनाएं, व्यक्तिगत केवल ये सभी आपके आंसर कभी नहीं होंगे। काम के लिए कक्षा के छोटे छोटे समूहों में विभाजित करें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो कह रहा है क्या, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि खुद की शिक्षा को, स्वयं की शिक्षा की, दूसरे की शिक्षा को जानने के लिए बढ़ावा देने के लिए क्या करें, उन्हें बहस और व्यक्तिगत चर्चाओं में क्या करें, लगाएं, मतलब एक दूसरे को बहस करें और उसको जानने की कोशिश करें। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर 51 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 52 की तरफ। कह रहा है एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं। करा एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उसे हम क्या कहते हैं, आलोचनात्मक कहते हैं, जटिल सोच कहते हैं, बुद्धिमान सोच कहते हैं, अमूर्त सोच कहते हैं। तो 52 का क्या हो जाएगा, उससे आत्म अनुशासित, आत्मनिर्देशित, उचित तरीके से गुणवत्ता, तो इसको हम कहेंगे क्या, आलोचनात्मक सोच कहेंगे। क्या कहेंगे, आलोचनात्मक सोच कहेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। कह रहा है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। अजंता गुफा जो है वहाँ पर जो आपके चित्र बनाए गए हैं उसमें जो रंग प्रयोग हुए हैं किससे, मतलब कि किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। कह रहा है पशु अंगों के अवशेष से, ग्रेफाइट से, पौधों और खनिज से, स्लेट से। तो आपको 53 में बताना है किसका होगा। तो अजंता गुफा के जो कलर हैं आप जान लीजिए आज भी सेम हमें वैसे ही कलर दिखते हैं जैसे आज ही पेंट किया गया हो। तो यह पेंट किस चीज़ के बने थे या किससे प्राप्त किए गए थे, तो आपका हो जाए पौधों और खनिजों से हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। कह रहा है सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ पर लिखी गई थी, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ लिखी गई थी किस पर लिखी गई थी, ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर। तो सबसे पुरानी जो आपकी लिपियाँ थीं वो किस पर लिखी गई थी, ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। किस पर लिखी गई थी, ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ। कह रहा है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी थी। मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि काल कौन सी थी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल। तो सबसे लंबी जो अवधि थी वह आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन पूरा पाषाण काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 56 की तरफ। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, कह रहा है कि आपका ए और बी को पढ़िए और इसके बाद क्या करिए, चयन करिए उत्तर का। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ स्थान पर, मैदान पर स्थित है। तो आपका जो मेहरगढ़ है वह पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में है, यह आपका सत्य है। यह खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। भैया जब वह उपजाऊ है तो वहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य आपके क्या होंगे, पाए जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो कह रहा है खेती उपजाऊ है और खेती के लिए साक्ष्य पाए गए, तो आपका दोनों ऑप्शन सही है। तो दोनों ऑप्शन क्या होगा, पहला सत्य बी असत्य
ए असत्य बी सत्य, ए और बी दोनों असत्य, ए और बी दोनों सत्य। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के जो नगर हैं सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा 57 का ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा नगर का सबसे बड़ी संख्या में साक्ष्य जो मिला है वह है आपका गुजरात हो जाए। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की तरफ। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई? ऋग्वेद जो थी वो किस भाषा में रची गई थी? तो आपको बताना है 58 का ऑप्शन ब्राह्मी में, पाली में, संस्कृत में, प्राकृत। जो वेदों की रचना की गई थी वो आपके संस्कृत भाषा में की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ तीसरा बन जाएगा, संस्कृत में हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की तरफ। कराए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे आपके 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में एक नहीं है। बुद्ध, धम्म, अहिंसा, सत्य। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा? बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। तो ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरे प्यारे भाइयों हम टॉप आपके 30 मतलब कि 31 से लेकर 60 तक की क्वेश्चन ही आज बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें। ओके, जय हिंद।